अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के काफ़ी मामलात ने, जिसमें क्रिकेट से शुरू करते हैं। अजीज़ दोस्तों, वो जो साउथ अफ्रीका से मैच पाकिस्तान हारा था, जिसकी आखिरी ओवर में वो डिसीजन एलबीडब्ल्यू का नहीं दिया था एम्पायर ने, और एम्पायर्स कॉल पे वो रिव्यू पे चला गया था, जिस पे काफ़ी लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। हरभजन सिंह तो जैसे उनकी पता नहीं किसी ने पूरी जायदाद छीन ली है कि ये ज़्यादती हो गई पाकिस्तान के साथ, ये तो बेईमानी हो गई, और ये है और वो है। अजीज़ दोस्तों, ये क्रिकेट के रूल्स हैं ना, किसी एक मैच के लिए, किसी एक टीम के लिए नहीं बनते। ये रूल जो मौजूद था एम्पायर्स कॉल का, वो काफ़ी सालों से है और कई टीमों के फेवर में भी गया है और कई टीमों के अगेंस्ट गया है। ये कई बार पाकिस्तान की फेवर में भी गया था। किसी एक मैच के लिए वो रूल नहीं बना था। लास्ट वर्ल्ड कप 2019 का, उसके फाइनल में सुपर ओवर पे मैच गया था न्यूजीलैंड इंग्लैंड, और सुपर ओवर में भी दोनों बराबर रहे थे, तो सिर्फ इसलिए कि इंग्लैंड ने ज़्यादा बाउंड्रीज मारी थी, इसलिए उनको वर्ल्ड कप का विनर बना दिया गया था। उस वक्त तो न्यूजीलैंड का ये एक गलत कानून है, लेकिन बहरहाल ये कानून था पहले से, हमें भी इस कानून का पता था और ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तानी तो रोध हो रहे हैं, जैसे ये इनके लिए स्पेशली इस एक मैच के लिए, उस एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो कानून बनाया गया था। ये कई सालों से मौजूद है। एम्पायर्स कॉल पे कई बार पाकिस्तान के हक में भी गई हैं बातें, तो उस पर इतना रोना धोना और उस पर फिर इतना ज़्यादा हरभजन सिंह का मेरी समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा क्या लगाव है। उसका जवाब मुझे मोहम्मद शमी जो इंडियन बॉलर है, उसके एक उसमें आया, तो उससे पूछा गया कि आप जो सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी 5 विकेट, तो आपने कुछ इस तरह से किया था, वो क्या था? तो उसने कहा कि मेरा बॉलिंग कोच है पारस महाम्ब्रे, उसके बाल नहीं है, तो मैं उसको डेडिकेट कर रहा था और उसके लिए वो मैं सेलिब्रेट उस अंदाज में किया था। लोग कह रहे थे कि हरभजन के लिए किया है, तो हरभजन के लिए तो मैं कभी भी अपनी कोई चीज़ डेडिकेट नहीं कर सकता। मैं उसके लिए कैसे कोई चीज़ डेडिकेट कर सकता हूँ जिसने पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी के लिए डोनेशन कलेक्ट करने में मदद की? तो ये हरभजन सिंह का एक मसला है। मैं समझता हूँ कि उनको बजाय इसके कि यहाँ की पार्लियामेंट में बैठे हैं, जाके पार्लियामेंट पाकिस्तान की ज्वाइन करें और वहाँ चले जाएं, अगर इतनी ही मोहब्बत है उनको पाकिस्तान से। अजीज़ दोस्तों, शमी की बात निकली है तो इंडियन बॉलिंग के ऊपर काफ़ी वो हो रहा है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया के बारे में ये था कि स्पिनर इंडिया के छा जाएंगे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इंडिया के पेस बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने सबको हिला के रख दिया है। तो उस पर पाकिस्तान का एक गाली देने का बड़ा दिल करता है आप लोग। उसने कहा है हसन रज़ा ने, ये हसन रज़ा है ना, जब उसने डेब्यू किया था तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था यंगेस्ट डेब्यूटेंट का, लेकिन उसकी शक्ल टीनेजर वाली थी भी नहीं। नज़र आ रहा था कि एक बड़ी उम्र का है, जिसकी पाकिस्तान में बर्थ सर्टिफिकेट है, ये वो सब। और बाद में इंग्लैंड में बायोमेट्रिक इसका कुछ हुआ था टेस्ट, जिससे पता चला था कि ये झूठ बोल रहा है। उसने कहा है कि आईसीसी ने इंडियन बॉलर्स को मुख्तलिफ बॉलें दी हैं, जो कि स्विंग करती हैं और सीम करती हैं, और दूसरों को दूसरी मुख्तलिफ बॉलें दी हैं। उस पर मैं भी यही कह रहा था शुरू से ही, जब इसकी मैंने बात सुनी कि भाई यार क्या। वसीम अकरम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। वसीम अकरम ने कहा कि तुम अपनी भी इंसल्ट करा रहे हो और हमको भी पूरी दुनिया के सामने एम्बेरसमेंट का वो करवा रहे हो। यहाँ पे एम्पायर मौजूद हैं, रेफरी मौजूद हैं, पूरा स्टेडियम भरा होता है। इसके बावजूद कौन इस तरह बॉलों का वो हेर फेर कर सकता है? दूसरा, वसीम अकरम ने कहा कि मैं एक फास्ट बॉलर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि मुख्तलिफ बॉलों से स्विंग और सीम कैसे तब्दील हो जाती है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है? इंडियन बॉलर दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, वो उन्होंने साबित किया है, उनके पास स्किल है और उन्होंने दूसरों से बेहतर परफॉर्मेंस दी है, इसको मानो। लेकिन पाकिस्तानी है ना, नहीं मानेंगे। ये मिकी आर्थर कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इंडिया में दम घुट रहा है इसलिए कि हैवी सिक्योरिटी है, हमें ऐसा लग रहा है हम कोविड पीरियड में खेल रहे हैं। अबे पाकिस्तान में जब टीमें आती हैं तो चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ, फौजों की गाड़ियाँ, ऊपर हेलीकॉप्टर,
होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, कहीं डिनर करने नहीं जा सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते। तुम बात कर रहे हो ये पाकिस्तान में पीएसएल जैसा थर्ड क्लास टूर्नामेंट होता है, उसमें सिक्योरिटी का वो हाल होता है कि ग्राउंड में आधे पुलिस वाले फौजी होते हैं और आधे पब्लिक होती है। तुम लोगों के मुल्क में जो भी फॉरेन प्लेयर आता है उसको होटल से निकलने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ तो पाकिस्तानी प्लेयर एक से एक रेस्टोरेंट में जाके बिरयानियाँ खाते हैं, दावतें उड़ा रहे हैं। बाबर ने 7 लाख रुपए की शेरवानी खरीदी है अपनी शादी के लिए इंडिया से। ये कौन सा माहौल दम घुटने वाला है, मुझे तो बताओ। तो हर चीज़ में इनको सारा मसला है, और कोई चीज़ होगी तो कुदरत को ले आएंगे। कुदरत का निज़ाम है। ये जो न्यूजीलैंड से 21 रन से जीता है, जब हारते हैं तो कुदरत का निज़ाम नहीं याद आता तुम लोगों को। तो अजीज़ दोस्तों, इस पे ये एक लड़की ने पाकिस्तानियों की खूब क्लास ली है, ज़रा सुनिए। अजीज़ दोस्तों, मजाक इन्होंने खुद अपना बनाया हुआ है। ये एडम गिलक्रिस्ट, इंग्लैंड के कैप्टन माइकल वॉन, डेमिन मार्टिन ऑस्ट्रेलियन, और ये सब पॉडकास्ट पे बात कर रहे थे। उसमें माइकल वॉन कह रहा है कि पाकिस्तान को कल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये न्यूजीलैंड से मैच से एक दिन पहले किए, क्योंकि पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान उसी वक्त जीतता है जब पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज शुरू होती हैं। पाकिस्तान की कामयाबी की सीक्रेट ये है कि कंट्रोवर्सीज हों तो, और आप देखिएगा कल जीतेगा, ये माइकल वॉन ने कहा था। यही माइकल वॉन ने कहा था कि जब हारता है पाकिस्तान तो इसलिए हारता है कि यार दिल पाकिस्तान बजा दिया करो। तो ये खैर क्रिकेट की बात हो गई। आगे आते हैं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी का जो ड्यूटी है पाकिस्तान की जनता को सिक्योरिटी देना, वो नहीं पूरी कर रही। पाकिस्तान की आर्मी की ड्यूटी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी एजुकेशन के हिसाब से, कि भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया है और हमें पाकिस्तान आर्मी को अपना बजट देना चाहिए पेट काट के, ताकि वो कश्मीर आज़ाद कराए। वो नहीं करवा रही, जंगें नहीं कर रही, टेररिज्म कर रही है, प्रॉक्सीज कर रही है, सिविलियन के बच्चों को टेररिज्म के लिए भेज रही है। पाकिस्तान आर्मी खेती बाड़ी कर रही है, बिजनेस कर रही है, एक्सटॉर्शन कर रही है, स्मगलिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, अब खेती बाड़ी भी कर रही है। उसके लिए पिछले दिनों आपको मैंने बताया था कि काफ़ी बड़ी ज़मीन दी गई है। अब वज़ीरिस्तान में, साउथ वज़ीरिस्तान में ज़रमलम एरिया में 41,000 एकड़ ज़मीन पंजाबी फ़ौज को दी गई है। वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे ये। तो फिर पिछले 4 दिन में पाकिस्तान में कोई 6-7 बड़े टेररिस्ट अटैक हुए, तो फिर वो तो ज़ाहिर है उनका काम नहीं है ना, वो बेचारे अब खेती बाड़ी करें कि तुम लोगों की सिक्योरिटी करें। तो यार माफ़ कर दो, बेचारी पाकिस्तान आर्मी है, इनके साथ ज़्यादतियाँ नहीं करो, इनसे सिक्योरिटी अब होती नहीं है। अजीज़ दोस्तों, फवाद चौधरी पीटीआई का जो है, इस पे शुरू दिन से ये प्रेशर था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की है, उसको ज्वाइन करो और इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करो। वो अभी तक रेजिस्ट कर रहा था। वो 2-3 बार जहांगीर तरीन से मिलने भी गया, लेकिन उसने अभी तक ऑफिशियली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की जो आर्मी ने बनवाई है उसको ज्वाइन नहीं कर रहा, और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अभी तक इसने सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। तो अब फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और गिरफ़्तार करके अब लेके गए हैं। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, और इसके साथ चीज़ें हो रही हैं जो पाकिस्तान आर्मी की प्रैक्टिस है। और होपफुली शेख रशीद जैसे वापस आए। जाने से पहले तो शेख रशीद भी बड़ा टी पैं कर रहा था, लेकिन वापस आया है तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो अब फवाद चौधरी भी चिल्ला खींचने गया है, और जब वापस आएगा तो इसका सॉफ्टवेयर होपफुली अपडेट हो चुका होगा। और इसी तरह इमरान खान की सरकार में जो नेशनल असेंबली का स्पीकर था असद कैसर, उसने भी अभी तक इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, तो उसको भी उठा के ले गए और इसको अडियाला जेल में रखा गया है। तो सियासत में इस वक्त ये हो रहा है, हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ है,
वो पूरे प्रोटोकॉल के मज़े लेता रहता है। अब ये उज़्बेकिस्तान जा रहा है। भाई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन ट्रिप अलाउड ही नहीं है। तुम्हारा काम बाहर के और फॉरेन पॉलिसी और ये सब चीज़ें नहीं है। उज़्बेकिस्तान जा रहा है, वहाँ पे क्लाइमेट समिट इको के नाम से एक है, उसमें ये जा रहा है। पता नहीं किस तरह घूमना फिरना इसका चल रहा है। और अगर केयरटेकर की बात निकली है तो ये हमारे पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं नकवी साहब। ये नकवी साहब पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं। आजकल रोज़ प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं और नई नई चीज़ें ला रहे हैं, पूरी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। यही है नकवी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर जिसने नवाज शरीफ की सज़ाएं माफ़ कर दी। मतलब अगर तुम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होते या प्राइम मिनिस्टर होते फिर हम समझते, लेकिन यहाँ तो तुम केयरटेकर हो। दूसरा, अदालत की दी हुई सज़ा कैसे एक चीफ मिनिस्टर माफ़ कर सकता है? तो उसने माफ़ कर दी थी। अभी अपने बाप की कब्र पे गया कब्रस्तान, तो कब्र गाड़ी से उतरा तो फुटपाथ से लेके कब्रस्तान के अंदर कब्र तक रेड कारपेट बिछाए गए। यार कुछ तो शर्म करो। तुम अपने बाप की कब्र पे जा रहे हो, तुम्हारे जूते गंदे ना हो मट्टी से कब्रस्तान की, इसलिए तुम वहाँ पे कारपेट बिछवा के जा रहे हो। मतलब इसको शर्म आनी चाहिए। और ये पूरा केयरटेकर सेटअप इस वक्त बेशर्मी की इंतहा पे पहुंचा हुआ है। अजीज दोस्तों, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान IMF की दूसरी किस्त लेने में कामयाब हो जाएगा। 900 मिलियन डॉलर की किस्त के लिए जब किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस हद तक होना पड़े ना, तो लानत है उस मुल्क पे, उस सिस्टम पे और उस सारी चीज़ों पे, उसकी एग्जिस्टेंस पे। अजीज दोस्तों, IMF ने कह दिया है कि कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं होगी। बातचीत चल रही है, IMF की टीम आ गई है, वाइसराय ऑफ अमेरिका आ चुके हैं, बातचीत चल रही है। कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं होगी। किसी किस्म की किसी को टैक्स में कोई कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी। अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब की वाफी एनर्जी ने शेल पाकिस्तान एक्चुअली बाहर की कंपनी है, हॉलैंड की है शायद, लेकिन उसने अभी अपने शेयर बेचने का ऐलान किया था। तो अब उसके शेयर सऊदी अरब की कंपनी है वो खरीद रही है 77.42% शेयर। तो उससे पाकिस्तान को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये एक फॉरेन इन्वेस्टर से दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर खरीद रहा है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के कैप्टन बाबर की तस्वीर आई थी जिसमें रमीज़ राजा उसको बता रहा है कि देखो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा काम भीख मांगना है। तो भीख मांगने के तरीके, तो बाबर ने कहा कि अच्छा ऐसे मैं, तो उसने कहा नहीं हाथ ऊपर करो। बाबर ने हाथ नीचे रखा तो उसने कहा हाथ ऊपर करो। तो भीख मांगने पे मुझे याद आया कि ये है ना गारे हिरा है। गारे हिरा एक गुफा है मक्का के पास। प्रॉफिट मोहम्मद की जब मक्का वालों से बनती नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, क्योंकि उनका कोई सोशल स्टेटस था नहीं, जॉबलेस थे। एक अमीर औरत से शादी की थी, जिसके पास नौकरी करते थे उसी से शादी की थी। ताने मिलते थे, कोई दोस्ती नहीं करता था। तो ये पूरा दिन मक्का के पास एक पहाड़ है जबल नूर के अंदर एक गुफा है जिसको गारे हिरा कहते हैं। उसमें जाके बैठे रहते थे। बकौल प्रॉफिट मोहम्मद के पहली बार फरिश्ता जबराइल आया था, उधर ही आया था गारे हिरा में। वो पहली बार अल्लाह ने कुरान का पहला पार्ट जो भेजा था वो उधर ही भेजा था। इकरा बेस्म रब्बकल लज़ी खलक, ये प्रॉफिट जिब्राइल पहली आयत कुरान की लेके आए थे। हजरत उस गारे हिरा को अब लोग जाते हैं दर्शन के लिए, ज़ियारत के लिए। उस गारे हिरा के पूरे पहाड़ के ऊपर रास्तों में पाकिस्तानी भिखारी बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तानी भिखारी इस वक्त पूरी दुनिया में छा गए। और गारे हिरा के जूं आप चढ़ते हैं आपको नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं ये प्याला लेके बैठे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। और टोटल भिखारी बनाया हुआ है पूरी कौम को। अभी चाइना से किसी ने ये वीडियो भेजी है,
चाइना में पाकिस्तानी भीख मांग रहा है, ज़रा देखिए। अब अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान का हाल है और पाकिस्तान बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा आपको बलूचिस्तान के हवाले से चीज़ें बताऊं कि बलूचिस्तान के एक्स चीफ मिनिस्टर सरदार अताउल्ला मेंगल साहब का बेटा सरदार अख्तर मेंगल अब तक किसी न किसी सूरत में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी लड़ता था और छोटी मोटी 3-4 सीटें जीत के वो कहीं ना कहीं वो पीडीएम का भी हिस्सा बना था। और हम शुरू से कहते आए थे, बलोच लीडर भी उसको कहते आए थे कि तुम किस उम्मीद पे उस सिस्टम का अभी तक हिस्सा हो। तो उसने कहा कि अभी इसने कहा है कि जनरल बाजवा के इमरान खान से अगर प्रॉब्लम ना होते ना तो पीडीएम कभी भी नहीं बनता। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई इन सब ने हमें डिसअपॉइंट किया है। भाई साहब, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई कुछ भी नहीं है, आपको भी अच्छी तरह पता है, इट्स आर्मी। और अगर आर्मी ने आपको डिसअपॉइंट किया है तो आपको पहले से सोचना चाहिए था कि बलूचिस्तान में आपके लोगों को मार रहा है लेकिन आप हुकूमतों में लगे रहे। और ये देख लें आप, कक्कड़ साहब भी क्या फरमाते हैं। पाकिस्तान के आईन में यू कैन नॉट हैव अ आर्म्ड मिलिशिया, नाइदर एन इंडिविजुअल नॉर अ ग्रुप, ये आइन कहता है। और इस आइन की सुपरमेसी पे मेरे ख्याल में मेंगल साहब, जिनका पूरा नाम सरदार अख्तर मेंगल है, वो उसकी सुपरमेसी की जद्दोजहद के हवाले से अपने आप को मुख्तलिफ फोरम्स पे पेश करते हैं। उनके क्रेडेंशियल्स भी हैं क्योंकि वो इस जंग को लेके चल रहे हैं, इसलिए मुझे उनका नाम लेना पड़ रहा है। उनके अपने सगे भाई हैं, जावेद मेंगल साहब नाम है उनका, इसीलिए मैं मेंगलों में कंफ्यूज होता हूं कि किस मेंगल की बात कर रहे हैं। वो लश्कर बलोचिस्तान चलाते हैं और लश्कर बलोचिस्तान एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिज्म के एक्ट्स में इन्वॉल्व है। बीएलए है, बीएलएफ है। ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है उस सूबे में इन्होंने जनरेट की हुई है, इनिशिएट की हुई है, और उसके रिस्पांस में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जब लिए जाते हैं वहां पे जगह जगह पर हो सकता है कि रियासत पे भी क्वेश्चन। तो जावेद मेंगल जो अख्तर मेंगल के भाई हैं वो दुबई में रहते हैं और वो बिल्कुल बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक हिस्सा हैं और वो बिल्कुल उनकी एक मूवमेंट में पूरा उनका हिस्सा है। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान की सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी हुई है और वहाँ पे पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में एक बलोच बहन ने स्पीच करने का कहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी पार्लियामेंट तो इस वक्त है नहीं, सेनेट में, तो चीफ चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस वक्त हम गज़ा पे बात कर रहे हैं, इज़राइल के मज़ालिम गज़ा पे, तो इस वक्त आप बलूचिस्तान पे नहीं बात कर सकती। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात गज़ा से मुख्तलिफ नहीं है और बिल्कुल गज़ा जैसे ही हमारे भी हालात हैं। तो मैं तो बोलना चाहती हूँ, तो फिर उन्होंने एक स्पीच की है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ अजीज़ दोस्तों। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग। जी बीबी, आपने क्या कहना है ऑनरेबल सेनेटर नसीम एहसान, क्योंकि अभी पार्लिमानी लीडर्स बोल रहे हैं, फिर आप लोगों को देते हैं। जी जल्दी बताएं प्लीज। बड़ी मेहरबानी, मैंने बलूचिस्तान के हवाले से बोलना है। जनाब वाला, आपने कहा फरमाया कि पार्लिमानी लीडर बोलेंगे, हमारे पार्लिमानी लीडर की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं बलूचिस्तान के हवाले से कुछ बोल। आज गजा के बारे में ये जो रेक्विजिशन सेशन है, हालत गजा की है वही बलूचिस्तान की है। अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में भी वही कुछ हो रहा है। आपको थोड़ी देर बाद फिर देता हूं, मैं आपको अगर आप बलूचिस्तान के हवाले से सुनना पसंद फरमाएंगे तो मैं कुछ बोलूंगी, अगर नहीं पसंद फरमाएंगे तो मैंने कुछ नहीं कहना है, खामोश रहना है। इस पे आपके टर्न पे आके आपको दे दूंगा। उसी तरह का मामला है जैसे कि गजा फलस्तीन का मामला है, वहां पे भी मुसलमानों को जो बेगुनाह शहरी हैं उनको मारा जा रहा है, बेगुनाह बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। बलूचिस्तान का भी यही हाल है। अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो मैं आपसे जी मैं आपको अभी देता हूँ नंबर, आपका आ रहा है तो मैं बस 2 मिनट में जी बताएं, जी बताएं, कर लूंगी जनाब। जी बताएं जनाब। वैसे भी आपने ऐसे जज्बाती कर दिया कि क्या बोलूं, जो जहन में था वो सारा खत्म हो चुका है। लेकिन जनाब यही कहूंगी
कि हमारी पार्टी बीएनपी मेंगल जो आज इस शाराए दस्तूर पे, जहाँ पे पार्लियामेंट वाक़ है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाक़ है, जहाँ पे ये कौमी मोतसिब वाक़ है, वहाँ पे एहतजाज कर रही है। बलूचिस्तान में जो जुल्म, ज़्यादती, जबर, बर्बरियत, लाकानूनियत हो रही है, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। उसमें लोगों की गैर कानूनी गुमशुदगी के हवाले से जनाब पिछली दो हुकूमतों ने हमारी पार्टी के साथ वादा किया कि हम गुमशुदा लोगों को बाजियाब कराएंगे, लेकिन जनाब वो वादा वही नहीं हो सके। जनाब हम ये नहीं कहते कि दहशत गर्दों को सज़ा ना दिया जाए या उन्हें छूट दिया जाए, जो मुजरिम हैं उनको कानून के तहत सज़ा दिया जाए। लेकिन जनाब लवाकिन को ये भी पता चले कि उनके बेटे, उनके भाई, उनके बच्चों ने क्या जुर्म किया है और उन लोगों को जो गुमशुदा हैं उनको कहाँ रखा है। वैसे भी जनाब मुल्क में कानून है पाकिस्तान में, अगर किसी ने कोई जुर्म किया उसे ताने में रखो, कहीं पे भी रखो, तो उनका एक टाइम मुकर्रर होता है, उस जुर्म का एक सज़ा का एक टाइम मुकर्रर होता है। इनको पता नहीं है, इनके माँ बाप को नहीं पता, इनके भाई बहनों को नहीं पता, इनके बीवी बच्चों को नहीं पता कि क्या सज़ा हुई है, क्या गुनाह किया है इन लोगों ने, कहाँ रखा है, ये जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। देखें जनाब, अगर कोई किसी का रिश्तेदार मर जाता है तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, मनो मट्टी तले उनको दफन करते हैं, फिर रो धो कर उन लोगों को, उन लवाकिन को, माँ बाप को सब्र करार आ जाता है। लेकिन जिनके बच्चे गुमशुदा हैं उनको कैसे सब्र करार आ जाता है? पता नहीं किस हाल में होंगे, जिंदा हैं या नहीं, मर चुके हैं कि नहीं। उनके लिए वो क्या दुआ करें? उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें या उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें? जनाब मैं ये कहना चाहूँगी आखिर में, क्योंकि मेहरबानी जी जनाब, बस ये मैंने एक बात ये कहना है कि जनाब हमारी पार्टी बीएनपी मेंगल को इलेक्शन से दूर करने के लिए ये तमाम साजिशें रचाई जा रही हैं और हम इस गैर जमहूरी और गैर आईनी, गैर सियासी इक़दाम की मज़म्मत करते हैं और हम सिर्फ वही चाहते हैं जो पाकिस्तान की आईन अपनी शहरियों को गारंटी देता है। उससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर एहतजाज करना आईन में जुर्म है तो हमें बताया जाए ताकि हम जुर्म से रुक जाएं। हमें वही बताया गया है कि आईन ही वो दस्तावेज़ है जो चारों कौमों को यकजा करता है। तमाम इदारे आईन के ताबे हैं और सुप्रीम कोर्ट और तमाम इदारों को आईन के तहत काम करना चाहिए। जनाब चेयरमैन, वैसे जहन में बहुत कुछ था लेकिन पहले मैं जज्बाती हो गई, मेरा ख्याल है तमाम कुछ निकल चुके हैं। लेकिन हम इस इक़दाम की जो बलूचिस्तान में हो रहा है इसकी मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीन पे बोलना हमारा हक़ है क्योंकि फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा हमारा अव्वली काबा, हमारा अव्वली किबला है। लेकिन जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो बच्चे हमारे हैं, हम उनके लिए नहीं बोल पा सकते हैं। अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जनाब रज़ा रब्बानी साहब का, जिनके दिल में बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में बसने वालों के लिए दर्द है और उन्होंने यहाँ पे आके बोला। बाकी हमारे तमाम मेंबरान बलूचिस्तान के लिए किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया। जनाब बड़ी मेहरबानी, आपने जो मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ऑनरेबल सेनेटर